अस्सलामुअलैकुम आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। आप सब देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब। आया सोफिया ये नाम पिछले दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तुर्की की मशहूर इमारत, इस इमारत जो अब तक फ़िलहाल एक म्यूज़ियम की हैसियत रखती थी, उसे दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तुर्की की सबसे बड़ी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने फ़ैसला किया। इस फैसले के बाद हमने देखा कि तमाम दुनिया के मीडिया में ये चर्चा रही, तनक़ीदों का हिस्सा रहा। तुर्की को ले लीजिए, तुर्की के सदर उर्दुगान को ले लीजिए, या आया सोफिया की हैसियत को ले लीजिए, अलग अलग उन्वान से तनक़ीदें चाहिए, तारीफ़ चाहिए। आप उन तमाम हमने जो है ख़बरें देखी। आज हम अपने इस वीडियो में आया सोफिया की तारीख़ को शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। जो तनक़ीद आया सोफिया के इस फ़ैसले पर की गई है उसको जांचने की कोशिश करेंगे, और आखिर में जो फ़ैसला लिया गया है मस्जिद के उन्वान से, वो फ़ैसला शॉर्ट में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के डेटा के हिसाब से, उसमें दर्ज तारीख़ के हिसाब से, एम्परर कॉन्स्टेंटिशियस II इसने सबसे पहले इस मकाम पर एक वुडन स्ट्रक्चर की तामीर की थी, चर्च के उन्वान से। ये बात है सन 325 ईस्वी की। इस ईयर में सबसे पहले यहाँ पर एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे इबादतें शुरू हुई, लेकिन क्रिश्चियंस की हिस्ट्री में जैसे मौजूद है कि आपसी क्लैशेस, इंटरनल झगड़े बहुत ज़्यादा थे, तो एक झगड़ा उठा और उसमें जो है ये चर्च को जला दिया गया। ये इमारत 404 ईस्वी में जला दी जाती है। फिर कॉन्स्टेंटिशियस जो है उसको दोबारा से चर्च बनाता है, वुडन स्ट्रक्चर बनाता है। फिर 332 ईस्वी में इसको दोबारा से जला दिया जाता है। 532 ईस्वी में दोबारा से जला दिया जाता है। तो 532 ईस्वी में उस वक़्त फिर कुस्तुनतुनिया का जो एम्परर था वो था जस्टिनियानोस ने फिर फ़ैसला किया कि वो इस मकाम पर एक आलीशान चर्च की तामीर करेगा। उसके लिए उसने अपने दौर के दो सबसे मशहूर आर्किटेक्ट्स को हायर किया। उसमें से एक का नाम था इज़ीडोरे और दूसरे का नाम था आर्थेमियस। इन दोनों ने डिज़ाइन तैयार किया और 532 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और 537 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। और जो शानदार और आलीशान स्ट्रक्चर आज तुर्की के इस्तांबुल में मौजूद है, वो उस वक़्त का स्ट्रक्चर है जो ये इन दो आर्किटेक्ट्स ने बनाया था। तो जस्टिनियानोस ने आया सोफिया बनाया। इसका नाम उसने आया सोफिया रखा। आया का मीनिंग होता है होली, मुक़द्दस, और सोफिया का मतलब होता है विज़डम, यानी मुक़द्दस, होली विज़डम के उन्वान से इस चर्च का नाम रखा गया। और बाज़ाब्ता बाइजेंटाइन कैथेड्रल की शुरुआत वहाँ पे आया सोफिया में होती। फिर तारीख़ आगे बढ़ती है। 800 ईस्वी में एक इंटरनल क्लैशेस या इंटरनल तहरीक दोबारा से उठती है, और आया सोफिया में हम देखते हैं कि जगह जगह कुछ मुतनाज़ा या ऑब्जेक्शनेबल कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, उनको हटाने के मुतालिबा किए जाने लगे और वहाँ मौजूद आइडल्स को भी हटाने की तहरीक चली। इस एरा को, इस पीरियड को आइकोनोक्लास्टिक पीरियड कहा जाता है। फिर तारीख़ आगे बढ़ती है। सन 1054 में इस कैथेड्रल पर हमला होता है और यूनानी ऑर्थोडॉक्स, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो हैं इस पर कब्ज़ा जमा लेते हैं और बाइजेंटाइन कैथेड्रल को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्रिश्चियंस के जो इंटरनल सेक्ट्स हैं, इनकी आपसी जंगें हैं और कब्ज़ों का मामला है। फिर 1054 के बाद 1204 ईस्वी में 1204 में इस पर सलीबियों का हमला होता है। कुस्तुनतुनिया पर सलीबी काबिज़ हो जाते हैं और इसको कैथोलिक कैथेड्रल में आया सोफिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर दोबारा से 1261 ईस्वी में 1261 में कैथोलिक कैथेड्रल से ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में रिकन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इंटरनल कन्वर्जेंस क्रिश्चियंस के आपस में चलते रहते हैं। अब इसके बाद 1453 में तुर्क मुस्लिम बादशाह सुल्तान फातेह मोहम्मद की एंट्री यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में होती है। हम जानते हैं कि एक 22 साल नौजवान जो तुर्कों की हुकूमत संभालता है, और तुर्कों की बहुत लंबी कोशिशें और ख्वाहिश थी कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा करने की थी तो सुल्तान फातेह एक लंबी जद्दोजहद के साथ, वो जंग भी काफ़ी मशहूर है जिस के तहत कुस्तुनतुनिया फ़तह किया गया, तो वो तोपों के ज़रिए और कश्तियों के ज़रिए कुस्तुनतुनिया को सुल्तान फ़तह करते हैं और इस शहर में दाखिल होते हैं। और जिस तरह से तारीख़ का उसूल था कि जो बादशाह जिस शहर को फ़तह करता है, फिर उसकी एक एक ईंट का मालिक वो बादशाह होता है। तो सुल्तान शहर में दाखिल होते हैं। उस पर भी दाखिले को लेकर भी कई सारे गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं कि क़त्लेआम मचा दिया था, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। जो ये बादशाह किसी शहर को फ़तह करता है तो अपनी हिफाजत के लिए, बगावतों को दफन करने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लेता है, जो हर किसी ने लिए थे।
तो सुल्तान ने भी लिए थे कि जो जो घर से बाहर निकलेगा, बगावत करेगा, उसको फिर कत्ल कर दिया जाएगा, और सुल्तान ने वैसे किया। लेकिन सुल्तान ने जो मजहबी रवादारी का मामला अपनाया है वो इस बात से महसूस होता है कि जितने चर्चेस इस्तांबुल में मौजूद थे उनको ना सिर्फ सुल्तान ने क़ायम रखा बल्कि उनकी आज़ादी में इजाफ़ा कर दिया, उनको और ज़्यादा मज़ीद इख्तियारात बख्शे। इससे बढ़कर सुल्तान ने एहसान का मामला ये किया कि चर्चेस के एक्सपेंडिचर्स को रन करने के लिए उन्हें जागीरें अता की कि वो जागीरों के ज़रिए उनके एक्सपेंडिचर्स को रन करें। तो सुल्तान ने अपना रवैया यहाँ एहसान वाला रखा। हालांकि उसूल क़ानून के उन्वान से सुल्तान चाहते तो पूरे इस्तांबुल की किसी भी इमारत के बारे में कोई भी फ़ैसला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो मजहबी इमारतें थी जिसको लड़कर उन्होंने हासिल किया था उसके बारे में ये रवैया अपनाया। ये आपको अगर पढ़ना है तो तारीख़ इस्लाम जो है नजीब अकबर शाहबादी की जो 3-4 जिल्दों में लिखी हुई है, आप उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आया सोफिया का मामला था, सुल्तान ने वहाँ उसको वह हैसियत बरकरार नहीं रखी। उसकी रिलीजियस से ज़्यादा पॉलिटिकल हैसियत बहुत ज़्यादा थी इस फैसले की सुल्तान की। वो क्या थी कि आया सोफिया एक आम चर्च नहीं था बल्कि ये सेंट्रल चर्च था, तमाम आसपास के चर्चेस का हेड चर्च था, उनके रिलीजियस चीज़ों को गवर्न करने का काम ये करता था। इससे बढ़ के ये कि ईसाइयों में ये चीज़ पहले से मौजूद थी कि जितनी सल्तनतों की कार्रवाइयाँ हैं, जंगों के फ़ैसले हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, उन सब में चर्च या चर्च का पोप एक बहुत अहम हिस्सा रखता था। बल्कि कई सारे मामलात में देखने में आया है कि जंगों के फ़ैसलों में या स्ट्रैटेजीज़ के का डिसीजन लेने में पोप फाइनल अथॉरिटी हुआ करता था। उसके सामने स्कीम रखी जाती थी, वो अप्रूवल देता था। और ख़ुद जो सुल्तान फ़ातिह मोहम्मद की जंग है इस्तांबुल की फ़तह में, उसमें आया सोफिया और उसके पोप का बहुत अहम रोल रहा है। तो इस उन्वान से आया सोफिया को फ्री छोड़ देना सुल्तान की अपनी सल्तनत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता था। तो सुल्तान ने उसको चर्च की हैसियत नहीं दी, लेकिन चूँकि हमने पहले कहा कि वो उसूल के उन्वान से कब्ज़ा ले सकते थे, उससे बढ़कर सुल्तान ने एक एहसान का मामला आया सोफिया के साथ भी किया और बाज़ाब्ता पोप को या उसके ज़िम्मेदारों को एक अच्छी खासी कीमत अदा करके उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उस इमारत को ख़रीदा। हम आज की डेट में कोई भी मालिक अपनी इमारत को सेल करता है, ओनर सेल करता है, ख़रीदार उसकी अगर प्रॉपर कीमत देता है तो अब वो ख़रीदार की पोजीशन में है, अब उसका चाहे वो जो चाहे इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकता है। तो उसी उसूल के मुताबिक सुल्तान ने ख़रीदा और फिर उसको जामे आया सोफिया में कन्वर्ट किया, बाज़ाब्ता मस्जिद में कन्वर्ट किया। उस इमारत में कुछ तब्दीलियाँ की, मीनार बनाए, गुंबद बनाए, जो तस्वीर थी उनको छुपाया, जिनको ख़त्म किया जा सकता था ख़त्म किया। और वो फिर 1453 से लेके 1931 तक जो है वो मस्जिद की हैसियत में क़ायम रही, वहाँ पे बाज़ाब्ता नमाज़ें चली। ये आया सोफिया की हिस्ट्री का एक फ़र्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ आते हैं, वो ये कि तुर्की जो एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक बहुत बड़ा एरिया अपने अंदर रखता था, तो हिस्ट्री में अलग अलग मुल्कों ने तुर्की के अलग अलग हिस्सों पे कब्ज़ा जमा के रखा था। कुछ हिस्से पे फ़्रांस का कब्ज़ा, कुछ हिस्से पे जर्मनी का कब्ज़ा, इस तरह अलग अलग मुल्कों का कब्ज़ा था। लेकिन मॉडर्न टर्की के फादर ऑफ टर्की या मेमार जो हैं कमल अतातुर्क, इन्होंने 1924 में आज जो तुर्की का स्ट्रक्चर है, जितना एरिया है, उसको यकजा किया, जमा किया और एक मुल्क की हैसियत में इसको कन्वर्ट किया। ये उनकी एक शानदार तुर्की को लेकर खिदमत थी और एज अ डिक्टेटर फिर उन्होंने 1924 से तुर्की पर रूल किया। तो 1924 के बाद फिर वो 1931 में उन्होंने आया सोफिया को लॉक कर दिया, मस्जिद की हैसियत ख़त्म कर दी और 1934 में फिर उन्होंने फ़ैसला लिया। कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंटेशन पर गौर नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर यह फ़ैसला ले लिया कि उसको अब एक म्यूज़ियम की हैसियत रहेगी, ना चर्च होगा ना मस्जिद होगी, उसको उन्होंने एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी। उसी वक्त से जो लोग भी मस्जिद की ज़िम्मेदारी संभालते थे या सुल्तान फ़ातिह ट्रस्ट जो है जिसके अंडर ये बेसिकली इमारत आती थी, उन्होंने के मुकदमा किया और 86 साल मुकदमा चलने के बाद इस महीने जुलाई 2020 में तुर्की की सबसे बड़ी अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने इसकी मस्जिद के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर हमने ख़बरों में देखा कि वहाँ पे बाज़ाब्ता अब जो है नमाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये थी वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आया सोफिया की उस इमारत को लेकर। अब आते हैं तनक़ीदों को लेकर, मुतालिबों को लेकर। सबसे पहला मुतालिबा ये या तनक़ीद ये कि भाई ये एक चर्च था, चर्च की इमारत थी, मुसलमानों का इंसाफ की बुनियाद पर इसे चर्च में कन्वर्ट कर देना चाहिए था। या ये उस अनुमान से भी कि ये कोई आम चर्च नहीं था, बल्कि ईसाइयों के नज़दीक बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकाम ये रखता है।
बल्कि ये कई लोग ये भी कहते हैं कि वेटिकन के बाद इंतहाई अहम प्लेसेस में ये आया सोफिया की इमारत भी इस्तांबुल की रखती है। तो थोड़ा सा डेटा की तरफ आ जाते हैं कि अगर मान भी लिया जाए कि ईसाइयों के चर्च में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो आज की तारीख में तुर्की की आबादी है 8.4 करोड़। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो ये फिगर आएगा। उसमें ईसाइयों की आबादी है सिर्फ और सिर्फ 0.2% पूरे टर्की में। उसको भी थोड़ा सा डिटेलिंग में आते हैं तो इनमें से 80,000 की आबादी 80,000 जो है वो ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स की आबादी। उसके बाद 35,000 की जो है वो कैथोलिक्स बसते हैं टर्की में। फिर 18,000 की पॉपुलेशन जो है वो एंटियोक क्रिश्चियंस बसते हैं। फिर 8,000 की पॉपुलेशन जो है वो प्रोटेस्टेंट्स बसते हैं। और उसके बाद जो है 5,000 की पॉपुलेशन जो है वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की। तो अगर तुर्क जो है जिस तरह का इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है उसके हिसाब से उसको चर्च में कन्वर्ट करे तो दे तो किसको दे? ऑर्थोडॉक्स को दे, कैथोलिक को दे, ओरिएंटल्स को दे, एंटियोक को दे तो किसको दे? ये फैसला वो आपस में नहीं कर सकते। तो ये भी दलील यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो 86 ईयर से मुकदमा जारी है तो कहीं किसी ईसाई ग्रुप ने आकर दावा पेश नहीं किया है इस मुकदमे में, ना कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर पेश हुए हैं कि ये हमारी इमारत है, इसको हमें देना चाहिए। तो कि जिसने दावा ही नहीं पेश किया है उनको दिया कैसे जाए? उनको कैसे वो उसके मालिक की बात कर सकते हैं? अच्छा, ये माना जा सकता है कि सुल्तान की मौजूदगी में ईसाइयों ने दबकर आवाज़ नहीं उठाई है, मौजूद में उर्दुगान जो तुर्की के सदर हैं तो उन्होंने डरा धमका कर रखा है, इसलिए किसी ने मुकदमे की कोशिश नहीं की है। तो तुर्की से बाहर जो इतनी बड़ी आबादी ईसाइयों की बस्ती है, पोप है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ चर्च एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे चर्चेस की नुमाइंदगी करता है। इनमें से किसी ने आज तक दावा आया सोफिया का पेश नहीं किया है। हाँ, ख्वाहिशों का मामला है, स्टेटमेंट्स का मामला है। ख़ुद जब ये फ़ैसला हुआ तो पोप ने अफसोस का इजहार किया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ चर्च ने अफसोस का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे मस्जिद में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था, वो नेचुरल था, वो हुआ है। लेकिन उसूली बुनियादों पर, डॉक्यूमेंटेशन की बुनियादों पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। सुल्तान ने ख़ुद जो पैसे देकर उस इमारत को ख़रीदा था उसके बाज़ाब्ता दस्तावेज़ मौजूद है जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट भी हो रहे हैं। तो पहली तनकीद, पहला मुतालिबा तो ये इस उन्वान से रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी तनकीद, हम इन जनरल सबका नाम ना लेते हुए सिर्फ एक का नाम लेंगे। हम जानते हैं यूट्यूब पे एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है ध्रुव राठी। उनकी काफ़ी सारी वीडियोस को मैं भी एडमायर करता हूँ, काफ़ी रिसर्च के साथ चीज़ों को पेश करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से एग्री किया जाए। तो यहाँ आया सोफिया पर उन्होंने जो अपना वीडियो बनाया है उसमें उनकी जो राय है वो कई एंगल से एग्रीड नहीं है। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि कमल अतातुर्क ने जो फ़ैसला म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने का लिया था ये ज़्यादा सही फ़ैसला था। वही इस उन्वान से कि स्टेट के अफेयर्स में रिलीजन को दखल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ रिलीजन कहाँ दखल दे रहा था? वो एक मस्जिद थी, मस्जिद में नमाज़ें जारी थी। कमाल अतातुर्क एज अ डिक्टेटर आते हैं, स्टेट जो है रिलीजियस अफेयर्स में दखल देता है, उस मस्जिद पर ताले लगा देता है और फिर बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई अदालत के एज अ डिक्टेटर जो है उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कैसे हम कहें कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है, या ये कहाँ रिलीजियस अफेयर्स जो हैं स्टेट में दाखिल हो रहे थे? तो ये वहाँ पर ध्रुव राठी की ये एक दलील गलत साबित होती है। फिर उन्होंने तुर्की के जो मौजूदा सदर है रजब तैयब उर्दुगान, उन पर तनकीद की है। शुरुआत में तो उन्होंने कहा है कि उर्दुगान जो तुर्की में आए या उन्होंने उभरे, वो जो पर्सनालिटी उभरी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इस उन्वान से उभरी थी। उन्होंने सारे चेंजेस तुर्की में किए थे, तुर्की को बड़े ख़र्च से निकाला था। लेकिन धीरे धीरे जैसा वक्त गुजरा और इक़्तिदार में उनका सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने ध्रुव राठी के मुताबिक फिर वो घमंडी बने, वो गुरूर उनमें आया और फिर इक़्तिदार की लालच में चूँकि वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, रियल काम इश्यूज़ पर काम नहीं कर पा रहे थे और जनता को फेस नहीं कर पा रहे थे तुर्की की, तो उन्होंने भी दूसरों की तरह रिलीजियस एंगल अपनाया और इस आया सोफिया के मामले को लेकर आए। एक और उन्वान से उन्होंने अपने वीडियो में भी तनकीद की है और भी लोगों ने तनकीदें की हैं कि उर्दुगान ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को छोड़कर रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा काम किया, जिसमें ख़ास तौर से एक बहुत शानदार मस्जिद है इस्तांबुल में तामीर की गई है, वो उर्दुगान ने तामीर करवाई है। उसका नाम है जामली जा मॉस्क। बहुत आलीशान मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। इस्तांबुल के बॉर्डर्स के पास एक टेकड़ी पर बहुत बड़ी ये और आलीशान मस्जिद बनाई गई है।
इसको लेकर वहाँ की अपोजिशन ने भी तनकीदें की हैं, ख़ुद मीडिया ने भी तनकीद की है और यहाँ इस वीडियो में भी इन्होंने भी की है कि क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की, इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी जब ऑलरेडी इतनी सारी मसाजिदें मौजूद थी, आप उसका पैसा स्टेट के दूसरे अफेयर्स में लगा सकते थे। तो वो तनकीद वहाँ पर तो मौजूद थी। आया सोफिया के मामले में वो तनकीद इसलिए नहीं ठहर सकती कि यहाँ कोई इकोनॉमिकल एक्सपेंडिचर्स नहीं है, स्टेट का कोई पैसा नहीं लगा है। एक इमारत पहले से मौजूद है, एक मुकदमा 86 साल से जारी है और उसकी बुनियाद पर फैसला किया गया है और वह अब मस्जिद की शक्ल उसने ले ली। तो यहाँ पर भी उनकी ये तनकीद गलत ठहरती है। अब आते हैं उस फैसले की तरफ जिसकी बुनियादों पर इसको मस्जिद की शक्ल दी गई है। वो 4 अहम पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पर वो फैसला या मस्जिद का कन्वर्जन भी क्या इंसाफ पर है वो ठहरता है। नंबर 1, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने जो फैसला लिया है, तो पहला पॉइंट उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि आया सोफिया को मस्जिद से जो म्यूज़ियम बनाया गया था, जो कमाल अतातुर्क ने किया था, वो सुल्तान फातिह मोहम्मद की वसीयत और क़ानून वक्फ जो टर्की का है वो दोनों की खिलाफ वर्जी है। एक शहर जिसको सुल्तान ने फ़तह किया था, उसके बाद वो उसके मालिक बने, बाज़ाब्ता पैसे दे के मालिक बने, तो अब उस इमारत के बारे में क्या डिसीजन होगा वो सुल्तान की वसीयत के मुताबिक होगा। तो सुल्तान की वसीयत की ख़िलाफ़ वर्जी थी उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करना, और जो ख़ुद वक्फ़ के क़ानून है टर्की के उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। ये पहला मुद्दा कोर्ट ने रखा है। दूसरा ये कि सुल्तान ने जो वक्फ़ की हैसियत अपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की रखी है वो अकॉर्डिंग टू उसूल और अकॉर्डिंग टू क़ानून नॉन ट्रांसफ़रेबल प्रॉपर्टी की है। वो जिस हैसियत में मौजूद है उसी हैसियत में रहेगी, किसी और हैसियत में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये क़ानून कहता है। तीसरी चीज़ ये फ़ैसले का हिस्सा कि रियासत वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ की सिर्फ कस्टोडियन है, वो उसको किसी भी उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकती है, उसका कोई और इस्तेमाल करने का उसको इख्तियार नहीं है। रियासत हो या आप उसको गवर्नमेंट कह लीजिए, इक़्तिदार वाली पार्टी कह लीजिए, ये सिर्फ कस्टोडियन है, वो उसका कोई और इस्तेमाल का फ़ैसला लेने का इख्तियार नहीं रखती है। ये तीसरा हिस्सा था फ़ैसले का। और चौथी चीज़ ये कि इस फ़ैसले के उन्वान से बहुत ज़्यादा तनकीदें की गई कि यूनेस्को का एक पैक्ट है, कन्वेंशन है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, कि ये उस कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी इस फैसले में हुई है। तो अदालत ने उस कन्वेंशन को पहले ही जांच लिया था और उसके हिसाब से फ़ैसला दिया, और अदालत ने कहा कि माजी में भी और मौजूद में भी इस तरह के हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने रिलीजियस वर्किंग के साथ मौजूद हैं। यूनेस्को के कन्वेंशन के हेरिटेज के साथ साथ वो रिलीजियस स्ट्रक्चर में भी मौजूद हैं। जैसे ख़ुद उसके बिल्कुल क़रीब में एक पूरा कैंपस है बेसिकली। ये मुझे तुर्की जो है कुछ दिन पहले जाने का मौका मिला था। मैंने आया सोफिया हो, सुल्तान फातिह के वो मॉस्क हो जिसको ब्लू मॉस्क के उन्वान से भी जाना जाता है, तो ये पूरा कैंपस है बेसिकली। एक जानिब जो है सुल्तान फातिह मोहम्मद की मस्जिद है, जामे सुल्तान मॉस्क, जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है। उसके बाद बीच में जो है ये आया सोफिया जो पहले म्यूज़ियम था और अब आया सोफिया मस्जिद बन चुकी है, और उसके बिल्कुल बाजू में तोप कापी म्यूज़ियम है जहाँ पे बहुत शानदार चीज़ें रखी गई हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। तो बाजू में ही जो सुल्तान मॉस्क है या जिसे ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, ये भी यूनेस्को के हेरिटेज स्ट्रक्चर में आता है, लेकिन वहाँ बाज़ाब्ता नमाज़ें होती है, फ्रीली तमाम रिलीजियस चीज़ें प्रैक्टिस की जाती है। तो उस उन्वान से भी अदालत ने कहा कि हम कोई यूनेस्को के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर अदालत के फ़ैसले को ले लें या उन तनकीदों को ले ले या हमने जो पूरी हिस्ट्री को देखा है उसको ले ले, तो आज की तारीख़ में जो फ़ैसला किया गया है ये कहीं गलत महसूस नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर जो कई सालों से मस्जिद की हैसियत में क़ायम था, बाज़ाब्ता ख़रीद कर मस्जिद बनाई गई थी। अच्छा, ये चीज़ भी मौजूद है क्रिश्चियंस के पास कि कई जगह चर्चेस को बेचा गया है। वो चर्चेस जो हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हुए हैं। रिसेंट हिस्ट्री में भी बेचा गया है, तो ये चीज़ भी मौजूद है। तो एक चीज़ जिसको ख़रीद कर मस्जिद बनाया गया, अब ओनर की अथॉरिटी है उसका क्या इस्तेमाल हो। और उसी उन्वान से हम देखते हैं कि आज ये इमारत एक मस्जिद की हैसियत में कन्वर्ट हो चुकी है। जहाँ तक दूसरी तनकीदों का मामला है उर्दुगान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर, उनके वर्किंग स्टाइल को लेकर, तो एक इंसान है जो इतने सालों से पावर में है, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई होंगी, की होंगी, लेकिन आया सोफिया के इस मामले में हमको वो तनकीदें सही नहीं लगती। लेकिन आप माजी की तमाम चीज़ों को देखें, हिस्ट्री में इसकी क्या हैसियत थी,
फिर आप कंट्री का अपना पूरा एरिया देखें, कंट्री के अपने माहौल को देखें, उसके बाद अगर आप कोई राय रखें तो शायद आपकी राय जायज़ हो। लेकिन आप ना उस कंट्री के हों, ना आप उसके पूरे बैकग्राउंड को देखें और सीधा तनकीद कर दें, तो फिर आपकी तनकीद को शायद नहीं माना जाएगा। तो ये थी हमारी कोशिश, आया सोफिया के उन्वान से हमने रखने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ख़ास तौर से बताएं कि कैसे लगी, ताकि हम आगे इसी तरह की अपनी कोशिशें जारी रखें। खुदा हाफिज़।